हैंड्स ऑन लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए करिकुलम में क्या चेंजेस आप सोच रहे थे? अभी जितना भी हमारे क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस है वही सब आगे आने वाले समय में है और मैं ये समझता हूँ कि स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होगी वो आगे भविष्य को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए तो वही आगे सक्सेस होगी। तो नर्स की आवाज, ये इस स्पेशल इनिशिएटिव का नाम है जो कि RH हेल्थ केयर सिम ने लिया है। और आज के इस स्पेशल पॉडकास्ट एपिसोड में मैं आरजे कार्तिक स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी का, जो कि अपने आप में एक इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी है। बतौर स्टूडेंट जो इन्होंने लाइफ में स्ट्रगल झेले, उनको बतौर एडमिनिस्ट्रेटर जो है इन्होंने एड्रेस किया। ये स्टूडेंट भी रहे, स्टूडेंट लीडर भी रहे और बाद में रजिस्ट्रार भी रहे। तो बड़ी कमाल की पर्सनालिटी का हम स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब का हमारे इस स्पेशल पॉडकास्ट। नमस्कार सर, धन्यवाद। और आपके बारे में बताना चाहूंगा हमारी ऑडियंस को कि आप जो है नर्सिंग स्टूडेंट लीडर रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे, फिर आप प्रदेश संयोजक रहे राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के, फिर आप चेयरमैन रहे आयोजन समिति के, फिर आप RUHS में असिस्टेंट जो रजिस्ट्रार रहे, फिर आप HOD रहे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के, फिर आप नर्सिंग BPT में काउंसलिंग बोर्ड मेंबर रहे, फिर आप ऑनरेबल जो हेल्थ मिनिस्टर उनके OSD रहे, फिर आप प्रिंसिपल बने गवर्नमेंट मॉडल नर्सिंग कॉलेज केकड़ी में, और फिर आप 35 वर्ष की उम्र में ही यंगेस्ट रजिस्ट्रार बन गए राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के। तो आपकी ये जो कहानी है, इंस्पिरेशनल कहानी, इसके पीछे की कहानी क्या है वो थोड़ा बताइए। लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम एक स्कूलिंग से निकल करके बाहर आते हैं और अपने फ्यूचर का प्लान करना होता है हमको कि, और पेरेंट्स का भी ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा बेस्ट करे। तो बस वही दौर था कि आफ्टर 12th मुझे एक चांस था कि मैं मेरी लाइफ को सिक्योर करते हुए कोई अच्छा अपनी लाइफ में कुछ काम कर पाऊं। तो मेरे पेरेंट्स मेडिकल सेक्टर में थे, उनको लगता था कि डॉक्टर बने मेरा बेटा, और मेरा भी एफर्ट्स था कि मैं डॉक्टर बन करके सेवा कर पाऊं। पर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि मैं मेडिकल एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाया। तो हॉस्पिटल जो होता है, केयर के रूप में हम ये मानते हैं कि हॉस्पिटल में फर्स्ट स्टेप डॉक्टर की होती है, और देन नर्सिंग जो है वो बैकबोन होता है किसी भी हॉस्पिटल का हेल्थ सेक्टर में। बिल्कुल सही। और वही एक इंस्पिरेशन था कि अगर हम जब केयर करनी है, हमें लोगों के बीच में जाना है, हेल्थ सेक्टर में जाना है, तो क्यों ना डॉक्टर नहीं तो कोई नहीं, हम लोग नर्सिंग करके भी बेस्ट कर सकते हैं। और वही एक प्रेरणा थी, और हम लोग पेरेंट्स के साथ बात करके और उस दिन हमने ये सिलेक्शन किया कि मुझे नर्सिंग करनी है, और मैं नर्सिंग में गया और नर्सिंग सेक्टर हमने चुना। देन फिर जब मैं नर्सिंग करने के लिए आया जयपुर में, तो मालूम चला कि BSc नर्सिंग, GNM, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सब जब इसके अलग अलग पार्ट हैं, तो BSc नर्सिंग 4 ईयर डिग्री कोर्स है। राइट। और 4 ईयर डिग्री कोर्स में यहाँ मालूम चला कि वो 6 साल में, 7 साल में कंप्लीट होता है। अच्छा। जबकि टाइम की एक बड़ी वैल्यू है। मेरे साथ वाले लोग डॉक्टर्स भी थे, कुछ और भी थे, उनकी कंप्लीशन जो है टाइम का वो बिल्कुल कंप्लीट टाइम पर हो रहा था, और हम लोगों का 4 ईयर में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। नई सरकार ने उस समय पहले RU में ही हमारा मेडिकल था, फिर देन RUHS 2006-07 में आया। तो 2006-07 में जब आए तो हम लोगों ने प्रयास किया कि ऐसा क्यों होता है। हम लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल किया, वाइस चांसलर से मिले, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से मिले, हमारा एक अच्छा वो इनिशिएट रहा। और आज मैं इसको गर्व से कह सकता हूँ कि अब ये BSc नर्सिंग कोर्स जो है 4 ईयर में ही कंप्लीट होता है। क्या बात है, क्या बात। और काफी 10 to 12 ईयर्स में जाकर के जो हम लोगों ने वो एफर्ट्स किए, तो वो 4 ईयर डिग्री कोर्स 4 ईयर में ही कंप्लीट होने लगा। एनुअल एग्जाम हुआ करता था, रिमांडेड एग्जाम नहीं लेते थे। तो बच्चे क्या है कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप एनुअल एग्जाम में जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो उसी में आ पाए, क्योंकि जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं वो उनका उस समय आपकी जो आपने आंसर दिया है उस पर क्या सोच है, और आपने जो आंसर लिखा आपकी क्या सोच थी, उसमें कुछ डिफरेंस आ जाता है। तो हम हमारी कैपेसिटी का, हम हमारी एक इंटेलिजेंसी का ये अनुमान नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए जरूरी है रिवेल होना, जरूरी है उसका रिमांडेड एग्जाम होना। हमने इसको लेकर के भी संघर्ष किया, और फर्स्ट टाइम राजस्थान में
मेरे संघर्ष से, क्योंकि मैं उस समय स्टूडेंट लीडर के रूप में भी अपनी आ भूमिका चुका निभा रहा था, था। तो मुझे उसमें बहुत खुशी हुई कि जो काम हमने उस समय उठाए उनको अंतिम छोर तक, सफलता तक लेकर के क्या बात है। तो यही मुझे बताइए कि जो ये शुरुआती दिन थे जब आप सिस्टम रिफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे थे, उसको रिफॉर्म कर रहे थे, जी। कितने जो है आपके सामने जो है संघर्षों की एक मुझे लगता है झड़ी लग गई होगी, क्योंकि आपके घर वालों से बात होती होगी कि भाई तुम करने तो पढ़ाई गए हो, फिर अब आप स्टूडेंट लीडर बन गए हो, तो इस सब के पीछे की क्या इंस्पिरेशन थी कि भैया सर ये मुद्दे जो है उठाने नहीं है, इनको जो आप बता रहे हैं कि सफलता के छोर तक ले गए, उसको सक्सेसफुल भी करना है, जो काम हमने किया है उसको अंजाम तक पहुंचाना। एक्चुअली पेरेंट्स तो जो आप मीडियम फैमिली के से बिलोंग करते हो, तो पेरेंट्स तो ऑलवेज ये चाहते हैं कि आप शांत रह करके और अपने केवल आपको जो एक टारगेट दिया है कि साहब आपको नर्सिंग करनी है, मेडिकल करना है, इंजीनियरिंग करनी है, आप उसको कंप्लीट करके फर्स्ट क्लास डिग्री से और आप कहीं अच्छे सेक्टर में जाकर के जॉब कर लें और अपनी फैमिली के साथ सेट हो जाएं। ठीक है। बट जब सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं और हम देखते हैं बाहरी एनवायरनमेंट को, तो मुझे ये फील हुआ कि केवल ओनली जीवन में यही सही नहीं है कि आप केवल अपनी डिग्री लेकर के और केवल एक जॉब करके अपनी लाइफ को सिक्योर कर लें। मुझे उस समय स्टूडेंट लाइफ से ये फील हो गया था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा अलग करें जिससे कि आपके साथ साथ बहुत सारे लोगों को भी बेनिफिट मिले, और वो अंदर से कैपेसिटी आपके अंदर अगर आती है और उन लोगों की जब आप लोगों से आस बनती है तो फिर वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता जाता है। राइट। और उन्हीं की भावनाओं से हमारे अंदर एक जो है एनर्जी आती है और वो एनर्जी उसको अंतिम छोर तक, सफलता तक लेकर के जाती है। ये आपने बड़ी बात की। मैं आपसे इसी बारे में जानना चाहूंगा कि नर्स लीडर होना क्या होता है, इसका मतलब, और क्या क्वालिटीज आपको नजर आती हैं एक नर्स लीडर के तौर पर? आप क्या बताना चाहेंगे, क्या सेट ऑफ क्वालिटीज है जो आप डिफाइन करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि सबकी बात को सुनना, उनको समझना और उनका सपोर्ट करना। और जब हम उनको सपोर्ट करते हैं, सुनते हैं उनके अकॉर्डिंग, तो क्योंकि हमारे अंदर एक्चुअली हमारे नर्सिंग में जो है एटिकेट्स होते हैं, तो उसी में दो वर्ड हैं जो मैं बहुत अच्छे से उन चीज़ों को शुरू से ही लेकर के चला हूँ। एक होती है एम्पैथी, कि आप दूसरों की भावनाओं को समझें, और कंसिस्टेंसी, कि आपकी अनवरत वो प्रयास चलता रहे। तो मैं समझता हूँ एक लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एम्पैथी हो, कंसिस्टेंसी हो और पेशेंस हो। तो आप जब लोगों को सुन करके उनकी भावनाओं के अनुरूप समझ करके जब आप काम करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छी लीडरशिप में कन्वर्ट होती है, कहलाते हैं। आपकी मैं बात करता हूँ, जो आप रजिस्ट्रार रहे, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ इनोवेशन कहा गया। आपने इतने सारे इनोवेशन कर दिए कि रजिस्ट्रार ऑफ इनोवेशन आपको कह दिया गया। इनोवेशन के पीछे की क्या सोच थी? क्योंकि आप कुछ नया करना चाह रहे थे। आपने, मुझे लगता है कि बतौर स्टूडेंट भी वो सब देखा कि कहाँ कमियां हैं सिस्टम में, कैसे सुधार। स्टूडेंट लीडर बन के भी प्रयास किए, उनको सफलता तक पहुंचाया, लेकिन जब पावर आ गई आपके पास में दिखाते, क्या आपने इनोवेशन की वो बताए? रजिस्ट्रार मैं बना और मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे इतनी अच्छी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली, और चैलेंजेस बहुत सारे थे मेरे पास में। जब मैं जिस दिन फर्स्ट डे मैंने रजिस्ट्रार की पोस्ट पर ज्वाइन किया, तो एक्चुअली स्टार्टिंग फेज से ही जब रजिस्ट्रार नहीं बना, तब से ही मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी कि अगर मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी पर कभी आ पाऊं तो मुझे क्या करना है। मेरी सोच एक, क्योंकि मैंने स्टूडेंट के रूप में भी स्ट्रगल किया, तो स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो सब मेरे माइंड में था। देन इसके बाद अगर कोई एम्प्लॉय है, नर्सिंग एम्प्लॉय है, नर्सिंग प्राइवेट सेक्टर भी बहुत अच्छा है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत अच्छा है। तो हमारे ये होता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, स्टूडेंट्स के सामने क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो सब मेरे पास उन सब चीज़ों का एक फेस किया हुआ था, क्योंकि मैं स्टूडेंट रहा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया, गवर्नमेंट सेक्टर में रहा। तो जब फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया तो हमारे जो पहले वाले मेरे से पूर्व जो रजिस्ट्रार थे, उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ बने कि काउंसिल में 10 ईयर से जो लोग काम कर रहे थे तो वो एम्प्लॉय ही नहीं थे, उन सबको उन्होंने रिमूव कर दिया था। अच्छा। तो सबसे बड़ी जो चैलेंज था मेरे पास वो था कि मेरे एम्प्लॉय नहीं है जो कि यहाँ के बारे में जानते हैं। टीम बनाना था, जो टीम बनाना था मुझे, एम्प्लॉयज लेने थे जो उस वहाँ की एक्टिविटीज को, वहाँ की कार्यशैली को समझते हों। देन फिर क्या था कि कुछ हमने जो है कलेक्टर के माध्यम से ले रखे थे एम्प्लॉयज, कुछ हमने डेपुटेशन पर लेने की कोशिश करी।
अब उनके साथ मिलकर के काम करना, उनका ट्रस्ट जीतना, क्योंकि आप जब किसी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी पर जाते हैं तो पूरे स्टेट के लोगों की नजरें होती हैं उस पर। कम से कम हमारे प्रोफेशन में जो नर्सिंग प्रोफेशन के मेंबर्स थे, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, उन सबकी तो फोकस रहते ही है कि ये आए हैं तो क्या करेंगे, इनके आइडियाज क्या हैं, इनके बारे में क्या लोगों का जो है बनेगा व्यूज। तो मैंने सोचा कि अगर लोगों के अंदर अगर यही रही जो पहले वालों ने किया तो फिर मेरे में और उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बट क्या हुआ कि वहां भी कुछ ऐसे लोग थे जो चैलेंजेस आपको फर्स्ट डे ही दे दिए। उन्होंने कहा कि सर आप ज्यादा चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे। अच्छा। ये बिल्कुल उन्होंने डायरेक्टली ये सब बोला मुझे, कोशिश की समझाने की। तो फिर मैंने कहा मैं तो चेंज करने के लिए ही आया हूँ और अगर इससे चेंज होता है तो कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मेरा ये रहेगा फोकस कि आप लोगों का ट्रस्ट डेवलप हो, मैं ऐसे काम करूं जो कि आपके हित में हो, हमारे पूरे नर्सिंग प्रोफेशन के हित में हो, हमारे स्टूडेंट्स के हित में हो, हमारे एम्प्लॉइज के हित में हो। बस वो सोच। और मेरे अगले नेक्स्ट 6 मंथ थे और हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट चीजें बने। इसके लिए फर्स्ट डे से ये टारगेट रखा कि कैसे भी हमको इस काउंसिल को ई काउंसिल में डेवलप करना है और फिर हमारी प्रक्रिया उसमें शुरू हुई। तो अब इसी पे बात करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंट एग्जाम सिस्टम को जो है तैयार करना है अपने आप में बहुत बड़ा कदम था। उस जर्नी का सबसे रिवॉर्डिंग मोमेंट क्या रहा आपका, अगर उसको आप याद करें थोड़ा सा? रिवॉर्डिंग मोमेंट तो मेरा, जैसे कि हम लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में सर क्या होता है कि दूर दराज क्षेत्र के नर्सेज भी रजिस्ट्रेशन कराते हैं। विदाउट रजिस्ट्रेशन के वो नर्सिंग प्रोफेशन में काम नहीं कर सकते, चाहे वो क्लिनिकली, हॉस्पिटली या कॉलेजेस में। अब क्या होता है कि जो व्यक्ति बाड़मेर में बैठा हुआ है, जैसलमेर में बैठा हुआ है, चूरू में बैठा हुआ है, जोधपुर में, कोटा में, बीकानेर में, सीकर में, कहीं भी, उस व्यक्ति को अपनी आफ्टर डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद में जयपुर में आना होगा। जयपुर में आकर के वो अप्लाई करेगा। अप्लाई करने के बाद में कितना टाइम लगेगा उसे खुद को मालूम नहीं होता था कि मेरा रजिस्ट्रेशन 10 दिन में हो जाएगा या 15 दिन लगेंगे या 1 मंथ लगेंगे। और कभी कभी तो ये भी देखा गया 1 मंथ तो दूर की बात है, 6 मंथ में भी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो एक व्यक्ति जिसका राइट है वो रजिस्ट्रेशन लेना, वो व्यक्ति अपने रजिस्ट्रेशन के लिए 6 मंथ तक वेट करे तो ये तो उसके साथ फेयर हुआ नहीं। तो हमने इस चीज को ऑनलाइन किया। 3 लाख लगभग नर्सेज हैं हमारे राजस्थान में, जिनका डाटा कंप्लीट करना, उनकी प्रोफाइल बनाना, उनकी प्रोफाइल बना करके, और ये स्थिति बन जाती थी कि जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता था तो अशोकनगर थाने से पुलिस बुलानी पड़ती थी। इतनी भीड़ जो है इकट्ठी हो जाती थी। अच्छा। रजिस्ट्रार और एम्प्लॉइज को बाहर निकलने नहीं देते थे। रात के 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे, क्योंकि एक्चुअली वो रजिस्ट्रेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। कई बार बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं और उन वैकेंसीज में उनको जो फॉर्म आवेदन अप्लाई करना होता है उसके लिए वो मैंडेटरी है कि आपका अपने स्टेट की नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो, और वो रजिस्ट्रेशन होगा तभी आप उस आवेदन को कर पाएंगे। अब जब आवेदन ही नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब समस्याओं को सोचते हुए हमने इसको ऑनलाइन प्रोसेस किया, क्योंकि एक साथ आप ऑफलाइन में कितनी मैन पावर आप लगा दीजिए फिर भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो जब हमने इसको ऑनलाइन कर दिया, तो जो आप रिवॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि सितंबर 2022 में नॉरसेट का एक आवेदन निकले हुए थे जिसमें एम्स वगैरह की वैकेंसीज होती हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने रिजल्ट निकाला था फाइनल ईयर का, और फाइनल ईयर का रिजल्ट निकाला। 8000 समथिंग कुछ स्टूडेंट्स उसमें पास हुए। उन स्टूडेंट्स को वो नॉरसेट का फॉर्म भरना था। जिस दिन रिजल्ट निकाला उसके बाद मात्र 3 डेज उनके पास थे उस फॉर्म के आवेदन की लास्ट डेट के। अब 3 डेज में उनको हमारे काउंसिल में आवेदन अप्लाई भी करना था रजिस्ट्रेशन का, और हमको उनको रजिस्टर्ड करके देना भी था, और तब जाकर के वो आवेदन अप्लाई कर पाते। बट जब हमें मालूम चला, मेरे पास कोई किसी के कॉल नहीं आई, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स
और ये सब हमसे जुड़े हुए रहते थे। तो आजकल सोशल मीडिया इतना अच्छा बना हुआ है कि उससे आप अगर एक्टिव हैं तो आपको मालूम चल जाता है। क्या तो सोशल मीडिया पर कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट कर रखे थे कि सर अगर हमारे रजिस्ट्रेशन अगर जल्दी हो जाएंगे तो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस वो था, इवनिंग में जब हम ऑफिस से जा रहे थे तो एक मीटिंग ली मैंने मेरे अपने कलीग्स की, कर्मचारियों की, और उनको इस तरीके से ये बात बताई। तो मुझे मेरी बात याद आई जो मैं आपको बता रहा था कि मैं 2010 में जब मेरा कंप्लीट हुआ बीएससी नर्सिंग, तो मैंने भी ऐसे आवेदन करने के लिए मैं काउंसिल में फर्स्ट टाइम आया और मेरा नाइट को जाकर के रजिस्ट्रेशन हुआ और तब मैं उसके लिए एलिजिबल हुआ आरपीएससी में, और उसी की वजह से मैं रजिस्ट्रार बन पाया क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर में आ पाया। तो मैंने उन लोगों को बताया कि अगर हमारे 3 दिन अगर मेहनत करने से, रात और दिन एक करने से, अगर हम लोग 8000 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन कर पाने में सफल होते हैं तो इन बच्चों का खुद का ही नहीं, इनके परिवार का भी भविष्य बनेगा। और एक व्यक्ति की वजह से उसके साथ उसके माता पिता, उसके पत्नी, उसके बच्चे, मतलब आप ये मानिए कि मैं ये मानता हूं कि एक व्यक्ति से 6 लोग अफेक्ट होते हैं। बिल्कुल सही। उनका सबका अपना भविष्य बनता है। बिल्कुल सही। तो ये बात हमारे फैकल्टी को, हमारे जो कलीग्स थे उनको बहुत ही अच्छी लगी और वो मोटिवेट हुए। उन्होंने कहा सर हम नाइट में भी यहीं रुकेंगे। संडे था सर, गवर्नमेंट हॉलीडे था, सैटरडे संडे दोनों ऑफ रहते हैं हमारे। फ्राइडे की बात थी वो, और मंडे को लास्ट डेट थी। तो हमारे ऑफिस खुला, किसी का प्रेशर नहीं था, कोई हमारे ऊपर किसी ऑफिसर या फिर हमारी सरकार या किसी ने हमको नहीं कहा कि आप ऐसा करें। ये सेल्फ मोटिवेटेड ओनली। और हम लोगों ने सैटरडे संडे ऑफिस खोल करके और मंडे तक सब लोगों का रजिस्ट्रेशन करके दिया। मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि एक भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन की वजह से उसको अप्लाई करने से वंचित नहीं रह पाया। क्या बात, बहुत ही सुंदर। ये बताता है कि किस तरीके से आप अपनी लीडरशिप एबिलिटीज को जो है साबित करते आए हैं, और क्यों मैंने आपके लिए कहा शुरू में कि इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी है, क्योंकि जो भी आपके इस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उसने देखा है कि आपने किस तरीके से स्टूडेंट्स की भावनाओं को समझते हुए जो है बतौर रजिस्ट्रार काम किया है। अब मैं इसमें बात करूंगा, परमानेंट स्टाफ रिक्रूटमेंट की बात आती है, नर्सिंग एग्जामिनेशंस की बात आती है, वो जो डिले होता था उसको फिक्स करने में आपने काम किया, उससे क्या लर्निंग्स मिली आपको? इसमें हमारे काउंसलिंग सिस्टम होता है। काउंसलिंग जब डिले होती है तो हमारे स्टूडेंट्स का एकेडमिक सेशन डिले होता है, और एकेडमिक सेशन डिले होता है तो जब भी कभी रिक्रूटमेंट निकलता है तो वो बच्चे जिनको 3 ईयर या 4 ईयर डिप्लोमा और डिग्री करने के बाद में उस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाते, उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो हमारा प्रयास बनने के बाद ये रहा कि इनकी काउंसलिंग टाइम पर हो और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो टाइम पर हो, जिससे कि ये लोग उस एग्जाम में अप्लाई हो पाए। और सरकार के जो भी रिक्रूटमेंट निकले तो उनमें उन स्टूडेंट्स को एक चांस मिल पाए। और इसी का परिणाम था कि जब मुझे कभी किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में जाने का मौका मिला तो वो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि हमारे इस काउंसलिंग, हमारे इस सिस्टम की वजह से उनको मदद मिल पाई, टाइम पर उनके रजिस्ट्रेशन हो पाए, टाइम पर उनका एकेडमिक सेशन कंप्लीट हो पाया। तो बहुत सारी भीड़ में से निकल करके भी वो बच्चे आकर के मुझे बोलते कि सर वो जो रजिस्ट्रेशन आपने उस टाइम हमें किया तो आज उसकी वजह से मैं एम्स भुवनेश्वर में पोस्टिंग कर रहा हूँ। क्या बात। तो वंडरफुल। वो एक्चुअली वो अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी थी कि हमारा, क्योंकि वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी सर। हमने कोई अपनी ओर से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, बट उस रेस्पॉन्सिबिलिटी से उस बच्चे के मन में जो भाव हमारे लिए आए वो बड़ी खुशी थी। क्या बात है। तो डॉक्टर साहब ने जो है सिर्फ अचीवमेंट्स ही हासिल नहीं किए, बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे बड़ों के, क्योंकि जिन बच्चों की नौकरियां लगी उनके जो बुजुर्ग हैं, परिवार, माता पिता, उन्होंने आशीर्वाद दिया, बहुत सारी आशीर्वाद हासिल किए हैं, बहुत सारी प्रार्थनाएं, दुआएं हासिल की हैं। तो गुड विशेस आपके साथ हैं, और ये अपने आप में एक बहुत कमाल की बात है जो आपने बताई कि स्टूडेंट्स के हित में बेसिकली आप काम करते चले गए। तो वो होता है ना कि स्टूडेंट होना, स्टूडेंट लीडर बनना, एडमिनिस्ट्रेटर बनना, सारी जर्नी में इन्होंने अपने उस छात्र जीवन को जो है बिल्कुल भी आपने पीछे नहीं जाने दिया, उसको याद रखा है। तो मैं इसी पे बात करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए भर्ती से जुड़ा एक सवाल है कि पूर्व में जो राजस्थान सरकार द्वारा जो अधिकांश नवीन जो नर्सिंग कॉलेजेस खोले गए थे, लेकिन उन कॉलेजेस के लिए आज तक जो है भर्ती है तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, इसमें आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हमारे राजस्थान में अभी सर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है। ये राज्य सरकार का बहुत अच्छा स्टेप था और ये डिमांड भी थी
क्योंकि कोविड काल के बाद से नर्सिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऑल ओवर स्टेट में ही नहीं सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे अब्रॉड में जो है इसकी डिमांड वर्ल्ड में ये रही है। और नर्सेज ही एक ऐसी मेडिकल सेक्टर की जो है बैकबोन आप कह सकते हैं कि कोविड काल में हर एक इंसान ने देखा है कि नर्स ने कोविड काल में हॉस्पिटल में जब जहां पेरेंट्स और उनके बच्चे उस कोविड काल में छोड़ करके चले गए, तब अगर कोई व्यक्ति था उनका तो वो थे भगवान के रूप में नर्स। क्या बात। अगर उस हॉस्पिटल में, उस वार्ड में वहां कोई उनके साथ पेशेंट के साथ था तो वो नर्स थी। तो सरकार ने ये इनिशिएट तो बहुत अच्छा लिया कि उससे क्या है कि मैन पावर बढ़ेगी, हेल्थ केयर सिस्टम डेवलप होगा, हम अच्छी हेल्थ केयर डिलीवरी दे पाएंगे। बट क्योंकि जब तक रिक्रूटमेंट्स प्रॉपर नहीं हो पाएंगे तो उतनी अच्छी नर्सेज, क्वालिटी वाले नर्सेज नहीं निकल पाएंगे। तो सरकार का शायद थोड़ा सा अभी क्योंकि चेंजेस हो गए, अभी नई सरकार आई, तो मैं ये मानता हूं कि रिक्रूटमेंट के लिए अभी सरकार एक इनिशिएट लेगी और राजस्थान के, हाँ जी जल्द होंगे बिल्कुल। तो उम्मीद हम सभी को है और डॉक्टर साहब भी यही कह रहे हैं कि बहुत जल्द जो है नोटिफिकेशन आएंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा कि चेंज मैनेजमेंट की बात आती है, तब आपने अपनी टीम को कैसे मोटिवेटेड रखा था, जो आप बता रहे थे? बदलाव वाकई में एक बहुत बड़ा टास्क है और जब कभी भी चेंजेस होता है तो फिर लोगों का ट्रस्ट जीत पाना बहुत मुश्किल एक चैलेंज हो जाता है। और हमने वही किया कि हम उन लोगों के बीच में उनको इंस्पिरेशन लिया, उनको क्लैरिटी दी, एक डायरेक्शन दी उनको कि भाई हमारा जो काम करने का तरीका है वो ये है और हमें इस दिशा में काम करना है। क्योंकि नर्सिंग काउंसिल हर एक नर्स की है। जिस नर्स का रजिस्ट्रेशन वहां हुआ उस हर एक नर्स से वो नर्सिंग काउंसिल है, उस नर्सिंग काउंसिल की वजह से हम हैं। तो हम हर एक नर्स की वजह से हैं। अब हम जो है उनके राइट्स हैं, जो हमारी नर्सेज का जो रजिस्ट्रेशन या जो हमारा एक्ट है, वो जो काम हम लोगों को बोलते हैं, अगर अब हम उस काम को करने में पिछड़ गए तो फिर आम नर्सेज को हमसे विश्वास उठ जाएगा कि आप जो है इस पोस्ट पर आए, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आप उसी में सक्सेस नहीं हो पाए। तो क्योंकि सारे लोगों को मोटिवेट करके और उनको ये चीज एक एक प्रायोरिटी उनकी क्या तय करनी थी, टाइम बाउंड करके काम करने का तरीका एक ये फिक्स किया कि इसकी एसओपी ये होगी, हमको इस एसओपी के साथ में चलना है और फिर हमको उस टारगेट को कंप्लीट करना है। तो सभी लोगों ने इस बात को समझ करके और एक एक काम को बहुत ही अच्छे तरीके से सुलझा करके काम किया। क्या बात है, बेहतरीन। और अभी हम आगे बढ़े, इस पॉडकास्ट के अगले सेक्शन में चले, उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था। आप अपना किस्सा बता रहे थे कि आप कहीं पर गए थे किसी फंक्शन में और वहां जब बताया गया कि ये रजिस्ट्रार है तो वो भी चौंक गए एक बार तो कि बड़े यंग रजिस्ट्रार है। तब आपको भी पता चला कि आप इंडिया के यंगेस्ट रजिस्ट्रार बन गए? शादी में गया हुआ था तो हमारे जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है उनके प्रेसिडेंट भी वहां आए थे। अच्छा। तो उनकी फैमिली और प्रेसिडेंट सभी थे। जनरली इंट्रोड्यूस करते ही हैं। तो हमारे जो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि सर ये हमारे स्टेट के अभी रजिस्ट्रार है। तो एक्चुअली उनकी वाइफ भी थी और प्रेसिडेंट साहब भी थे। तो उन्होंने कहा अच्छा आप रजिस्ट्रार हैं। तो एक्चुअली उनको लगता है ना कि ये तो बहुत छोटे होंगे, बहुत कम उम्र के हैं। तो जस्ट उन्होंने मुझसे मेरी बर्थ पूछ लिया। तब मुझे मालूम चला क्योंकि उन्होंने कहा अच्छा आप तो यंगेस्ट रजिस्ट्रार है। तो मेरे लिए भी बड़ी खुशी हुई। मुझे भी तब तक मालूम नहीं था कि पूरा ऑल ओवर। तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। बिल्कुल। तो अब इसी बात पर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं सर। आपने जो नर्सिंग एजुकेशन और सिस्टम रिफॉर्म्स पर जो काम किया उसकी बात करते हैं, आपके टेन्योर की बात करते हैं। उस टेन्योर के दौरान जब आप किसी नर्सिंग कॉलेज के प्रोग्राम में जाना होता था, उसी प्रोग्राम में आपको कई बार आपके क्रिटिक्स भी मिल जाते होंगे, उनको कैसे हैंडल किया आपने? कभी भी ऐसा कुछ भी हुआ है लाइफ में मेरी में तो मैंने उनको बहुत ही पॉजिटिव लिया है और उनसे बल्कि मुझे एक प्रेरणा मिली और ईश्वर का ये आशीर्वाद समझे या कुछ भी, जब कभी बल्कि ऐसा नहीं हो जाता है सर कि हम कुछ कभी गलत स्टेप पर भी जा रहे होते हैं तो जो वो व्यक्ति बल्कि हमको एक वार्न कर देते हैं, सजग कर देते हैं। और मुझे ऐसा हुआ कि क्योंकि
मेरा कभी सबसे बहुत पॉजिटिवली वो रहा है, कम्युनिकेशन मेरा बहुत शानदार रहा है। तो बस केवल इतना ही होता था कि कुछ चीजें ऐसी होती थी कि जो समय अनुसार कभी कभी रह जाती थी, तो वो चीजें जो कि आगे भी रह जाती, तो वो उनके माध्यम से हमें जो है पहले ही इन्फॉर्म हो जाती, तो वो इन्फॉर्म होने से हम उनको तुरंत से जो है सही कर देते। तो मैंने उनको हमेशा पॉजिटिव लिया कि क्यों ना हम इनकी बात सुन करके उसको, अपने आप में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको इम्प्रूव कर लें, और वो इम्प्रूव करने से हमारे काम में एक निखार आया। क्या बात है, निंदक नहीं राखिए वाला जो मंत्र है उसको उन्होंने फॉलो किया। तो अब अगला सवाल मैं लेना चाहूंगा, हैंड्स ऑन लर्निंग और प्रैक्टिकल एक्सपोजर बढ़ाने के लिए करिकुलम में क्या चेंजेस आप सोच रहे थे? अभी जितना भी हमारे क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस है वही सब आगे आने वाले समय में है, और मैं ये समझता हूँ कि स्किल बेस्ड जो एजुकेशन होगी वो आगे भविष्य को देखते हुए, सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए, तो वही आगे सक्सेस होगी। तो हमारा प्लान था कि हम टोटली इसको क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस करिकुलम में शामिल करें। जिस तरीके से सिमुलेशन लैब्स होती हैं, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, उसको हम आगे इसमें लाते हैं। बिल्कुल, और इसी पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि राजस्थान की हम बात करते हैं, नर्सिंग की बात करते हैं, क्या बिग रिफॉर्म्स होने चाहिए, क्या रिकमेंडेशन होगी आपकी? यही होगी सिमुलेशन बेस्ड? मैं ये मानता हूँ कि सर इसमें नर्सिंग डायरेक्टरेट खुले सेपरेट, नर्सिंग की अलग से सेपरेट यूनिवर्सिटी हो। क्या बात? क्योंकि आज 300 तो जो है नर्सिंग कॉलेजेस हैं और लगभग 180 नर्सिंग स्कूल्स हैं। तो एक ये सेक्टर ऐसा है जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है, इसकी रिसर्च की आवश्यकता है, इसकी अपनी यूनिवर्सिटी हो, इसकी अपनी यूनिवर्सिटी हो, अपना डायरेक्टरेट हो, और पूरा स्किल बेस्ड जो है इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चले, और सीखने के लिए इसकी सिमुलेशन लैब्स हर जगह स्थापित हों। क्या बात? तो उससे डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इम्प्रूव होगा। बिल्कुल इम्प्रूव होगा, और इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब लीडरशिप विजन की बात करते हैं सर। मैं आपसे बात करूंगा, कम्युनिकेशन और टीम वर्क सॉल्व मोस्ट प्रॉब्लम्स, ये कहते हैं ना, कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क जो है इट सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये अप्रोच आपने कैसे बिल्ड की थी अपने टेन्योर में? मैं मानता हूँ कि सर जैसे कि लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप अगर किसी भी चीज में रिफॉर्म चाहते हैं तो कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। और हमने उस चीज को लेकर के जो है दूसरों को सुना, समझा। स्टूडेंट से अगर कभी कोई बात आई तो उनसे भी हम सुन करके, समझ करके उसको इम्प्रूव किए। अगर फैकल्टी, टीचर, अन्य अदर किसी से भी कोई हमारे पास मैसेज आया समझने, तो मेरा जो कम्युनिकेशन था सब लोगों से बहुत बेटर था। और सोर्सेस हम लोगों ने रखे इस चीज को लेकर के, ओपन रखा इस चीज को, तो वो हम बेटर रिफॉर्म कर पाए उस चीज को। क्या बात है। अब मैं इसी पर ही आपसे बात करना चाहूंगा कि अगर हम 80-20 रेशियो की बात करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 80-20 रेशियो में सर नर्सिंग सेक्टर में थोड़ा सा इसमें अगर चेंजेस हो तो सब लोगों को एक अच्छा चांसेस मिलेगा। दूसरा इसमें होगा क्या कि अभी हमारे पास में मैन पावर की बहुत कमी है, और इवन हमारे इंडिया में ही नहीं, बाहर भी नर्सेज की बहुत डिमांड है। तो अगर आप 80-20 रेशो रखेंगे तो इतने आपको जो है फीमेल नर्सिंग स्टाफ मिलेगा ही नहीं। तो जब फीमेल नर्सिंग स्टाफ नहीं होगा इतना, तो फिर आप उसकी डिलीवरी सिस्टम को कैसे डेवलप कर पाएंगे? और उसके लिए जरूरी है कि इसमें थोड़ा सा लिबर्टी रखे सरकार, और इसको एक मौका दें इसमें। अभी आगे आने वाले समय में जब कभी हमारे मैन पावर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमारे 1:3 का रेशो होता है आईएनसी के अकॉर्डिंग, कि अगर 3 पेशेंट हैं तो 1 नर्स 3 पेशेंट्स पर होना चाहिए। आप अगर देखेंगे किसी भी हॉस्पिटल में तो 70 बेड पर आप एसएमएस में चले जाइए अभी, और 70-90 बेड्स पर मात्र 1 नर्स मिलेगा आपको। अब सर बात करते हैं हम हेल्थ केयर की बेस्ट देने की, तो वो कैसे दे पाएगा वो? 90 पेशेंट्स और 1 नर्स। इस रेशियो पे बेसिकली आप कह रहे हैं काम करना चाहिए सरकार को, काम करना चाहिए ताकि हम हेल्थ केयर को और इम्प्रूव करें और बेहतर करें, मैन पावर बढ़ेगा। हाँ, तो ये कैसे बेहतर, उसी पर हम बात कर रहे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि एक नर्सिंग लीडर के लिए कौन सी 3 क्वालिटीज आपको लगता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए? सर मैं समझता हूँ कि इसमें एम्पैथी, जो आप बता रहे थे अभी, बिल्कुल, पेशेंस और कंसिस्टेंस, ये होना चाहिए। और आपके लिए मोटिवेशन का बिगेस्ट सोर्स क्या है? लोग हैं, काम है, या इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ वो है?
सर मोटिवेशन मेरे लिए तो लोग ही हैं सर, क्योंकि जब हम कभी जाते हैं और जब वो मेरे काम के बारे में बोलते हैं या फिर वो किसी भी रूप में जब जो बात रखते हैं, तो मैं उसको पॉजिटिव लेकर के उसको आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। उनकी भावनाओं के अनुरूप अपने आप को एक इम्प्रूव करने के लिए मैं आगे काम करता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब हम जो है इस पॉडकास्ट के नर्स की आवाज इसका नाम है, तो इसके अगले सेक्शन में चलते हैं जहां हम स्टूडेंट्स के लिए मैसेज जो है आपकी ओर से लेना चाहेंगे। और जब स्टूडेंट्स के लिए मैसेज की बात आती है, फ्यूचर नर्सेज के लिए जो है मैसेज की बात आती है, तो आपका मैसेज जो है उन स्टूडेंट्स को क्या होगा जो इस फील्ड में अपना करियर ढूंढ रहे हैं? मैं उन स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि नर्सिंग जो है एक प्रोफेशन नहीं है, ये एक कमिटमेंट है और जो लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो हमें हमेशा एक हार्ड वर्क के साथ में और इस प्रोफेशन को एक नॉवल प्रोफेशन समझते हुए अपनी खुद के प्रति और इस हमारे प्रोफेशन के प्रति एक ऑनेस्टी दिखाते हुए हमें लोगों के बीच में सेवा का काम करना है, आगे बढ़ना है, प्रोफेशन की डिग्निटी को मेंटेन करना है। बहुत अच्छी बात। अब मैं एक बात और जानना चाहूंगा उन स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो अब्रॉड जाना चाहते हैं। आपने कहा कि पूरी दुनिया में हेल्थ केयर की जो है आवश्यकता है। एक्चुअली उनको मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपनी स्किल को डेवलप करें, लैंग्वेज को डेवलप करें और हार्ड वर्क करें, क्योंकि विदाउट स्किल, हार्ड वर्क और लैंग्वेज और नॉलेज के चाहे अब्रॉड जाएं, चाहे अपने स्टेट में रहें, चाहे इंडिया में रहें, आप क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाएंगे और अपना बेस्ट दे भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल। इसी नर्सिंग प्रोफेशन की बात करते हैं। अगर हम बात करें नर्सिंग प्रोफेशन में हायर एजुकेशन, स्टाइपेंड, प्रमोशन होना चाहिए, जैसे एमबीबीएस में एमडी और एमएस करने का जो प्रावधान है, ऐसा नर्सिंग में क्यों नहीं हो रहा है? क्या इसके पीछे कोई सजेशन आप देना चाहेंगे इसके लिए? एक्चुअली ये होना चाहिए, बट अभी कोई पॉलिसी शायद सरकार में जो है कहीं न कहीं किसी स्तर पर ये अटक रही है। बट क्योंकि देखिए इससे क्या होगा कि हायर एजुकेशन अगर नर्सेज करती है और उसको मोटिवेशन मिलता है स्टाइफंड के रूप में, जैसे कि डॉक्टर्स को मिलता है, तो एक हेल्थ सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा। और जब व्यक्ति का खुद का इंटरेस्ट डेवलप होता है तो ये मानिए कि वो वर्क कोई भी हो उसमें प्रोग्रेस बढ़ती है। और इसी रूप में स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स को भी हमें ये देखना चाहिए कि अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो उनको भी, आज आप देखेंगे गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं उनकी मैन पावर के रूप में वो लोग काम करते हैं। तो जब वो वहाँ काम करते हैं, अपना पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, तो उनको भी एक कोई ना कोई स्टाइफंड अगर मिल जाएगा तो मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल। इलेक्शन होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए सर, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे तो नर्सिंग में लीडरशिप है और हमारे तो ये एक्चुअली जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है उसमें ये सब चीजें आती हैं। उससे उस वार्ड की लीडरशिप, मान लीजिए आप तो हॉस्पिटल से ही लेकर के चलिए, एक वार्ड को मैनेज करना हो, एक पूरे आईसीयू को मैनेज करना हो, फ्लोर को मैनेज करना हो, हॉस्पिटल को मैनेज करना हो, तो उसकी क्वालिटी डेवलप तभी होगी। तो मैं ये मानता हूँ कि आगे आने वाले समय में जिस तरीके से अन्य छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो मेडिकल यूनिवर्सिटी को भी करने के लिए इसमें सोचना चाहिए। बिल्कुल। अब बात करते हैं यंग नर्सेज की। इनोवेशन और रिसर्च में कैसे उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं? यंग नर्सेज को हम लोग कंटिन्यू नर्सिंग एजुकेशन के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से, कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, क्योंकि आगे आने वाले समय में एक्चुअली बेसिक नॉलेज के अलावा अपग्रेड होना बहुत आवश्यक है। और जब आप अपग्रेड होंगे, आज दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, हेल्थ सेक्टर में क्या नया आया है, तो उसके लिए जरूरी है कि आपका जो है कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और इनके माध्यम से कंटिन्यू आपकी नर्सिंग एजुकेशन चलती रहे और आप सीखते रहें। बिल्कुल। इस पूरे प्रोफेशन को अगर मैं डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूं कि आप इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करो, क्या वर्ड होगा? सोल केयर इज द हाई फॉर्म ऑफ करेज। क्या बात, बहुत सुंदर। केयर, क्योंकि नर्सिंग जो है वो सर केयर है। बहुत सुंदर। और केयर हर कोई नहीं कर सकता सर, बहुत बड़ी बात। उसके लिए वाकई में करेज की आवश्यकता है। बहुत सुंदर। और उसके लिए एम्पैथी की भी जरूरत है। एम्पैथी की भी जरूरत। बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक शब्द में भी हमने ये जो है ट्रायल बॉल खेल लिया, अब हम मैच शुरू करेंगे, मतलब रैपिड फायर शुरू करेंगे। तो हमने एक वर्ड वाला इसीलिए आपसे पहले पूछ लिया। तब इसके अगले सेक्शन में चलते हैं और रैपिड फायर की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये बताइए, रैपिड फायर का जो पहला सवाल है मेरा, उस पर मैं आने जा रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, रैपिड फायर शुरू करते हैं। पहला सवाल मेरा ये है कि लीडरशिप का एक वर्ड जो आपको डिफाइन करता है, कौन सा वर्ड है?
जो आपको डिफाइन करता है? डेमोक्रेट। एक रिफॉर्म जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा प्राउड फील करते हैं? ऑनलाइन सिस्टम। फेवरेट कोट कौन सा है आपका, मंत्र कौन सा है जो आप बाकी नर्सेस को बताना चाहें? हार्ड वर्क। अगर आपको मौका मिले एक दिन के लिए फिर से स्टूडेंट बनने का, क्या आप सीखना चाहोगे? स्किल डेवलपमेंट। एक मैसेज जो आप हर नर्सिंग फैकल्टी को देना चाहेंगे, जो सुनना चाहिए आपको लगता है? नर्सिंग फैकल्टी को ऑलवेज जो टीचिंग वो देते हैं तो वो टीचिंग जो है प्रैक्टिकल बेस्ड रहे और ऐसा हो जिससे कि उसकी स्किल डेवलप हो करके और वो वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य है उसमें स्टूडेंट हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। केवल एक किताबी आधार पर नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो। एक सेल्फ केयर हैबिट जो हर नर्स को अडॉप्ट करनी चाहिए आपके हिसाब से? सेल्फ केयर, मेडिटेशन एंड योगा, जिससे आप अपना ख्याल रख पाए, क्योंकि जिससे कि वो खुद स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरा मैं समझता हूँ कि दूसरों को स्वस्थ केयर कर पाएंगे। बिल्कुल। अब थोड़ा सा आपकी जो है फन साइड उसको जानने की कोशिश करते हैं। इतने सीरियस रोल्स के बीच में आपको क्या फ्री टाइम मिल पाता है? आपका स्ट्रेस बस्टर क्या, आप कैसे इस तनाव को भगाते हैं? सर मैं एक्चुअली मोस्टली मेरा एक ये रहता है कि मैं जयपुर में रहता हूँ तो मैं गोविंद देव जी जाता हूँ और जब कभी कुछ ऐसा होता है तो 10 मिनट अगर वहाँ बैठ जाता हूँ तो मेरा स्ट्रेस डाउन हो जाता है। और दूसरा बहुत पहले समय से ही मैं योगा करता हूँ। बहुत सुंदर। और तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ, तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ। तो शक्ति परमपिता परमेश्वर से मिलती है। बहुत सुंदर आपने विचारा कि पूरे जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। जयपुर के आराध्य देव। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका कोई ऐसा फनी या मेमोरेबल इंसिडेंट है नर्सिंग काउंसिल के दौरान का जो आप शेयर करना चाहेंगे? किस्सा है कोई मजेदार सा? सर एक्चुअली जब एग्ज़ाम लेने हम लोग वहाँ एग्ज़ाम में जाते हैं स्टूडेंट्स को देखने, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट को कई स्टूडेंट्स ने फेस से नहीं देखे होते हैं तो वो उनको आश्चर्य होता है कि रजिस्ट्रार सर हमारे ये है, यंग है। यंग है। बिल्कुल। तो कई बार ऐसा सामना होता है तब मालूम चलता है। फिर किसी और ने बताया यही है यंगेस्ट। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है सर। इसका मतलब तो ये है कि आप कमाल पर कमाल कर रहे हैं। सचिन तेंदुलकर वाली कहानी है, उन्होंने जल्दी शुरू कर दिया था सर और अब तो वैभव सूर्यवंशी आ गए 14 साल में। ये बताइए, अगर आपको एक दिन के लिए नर्स की ड्यूटी करनी पड़े, कौन सा फील्ड और कौन मतलब फील्ड में उतरना पड़े, कौन सा डिपार्टमेंट आप चूज करना चाहेंगे? सर आईसीयू। आईसीयू, क्योंकि अगर जिंदगी का असली वो देखना है तो वो आईसीयू में ही मालूम चलता है सर कि क्या जिंदगी है और कितनी इम्पोर्टेंट होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है, कितनी महत्वपूर्ण। ये मानव तन जो मिला है सबसे कीमती है। मैं इसी पे बात करना चाहूंगा। अब आपके रोल के बारे में, आप स्ट्रिक्ट टाइप के बॉस हैं या थोड़े फ्रेंडली हैं? सर ये मान लीजिए कि दोनों हैं। जब काम की बात हो तो डेफिनेटली स्ट्रिक्ट है और जब बिहेवियर और लोगों के लिए जब काम हो तो स्ट्रिक्ट है और कलीग्स के साथ हो तो फ्रेंडली, उनके अकॉर्डिंग उनके राइट्स के लिए फ्रेंडली। बिल्कुल। आपकी जो है फेवरेट जगह राजस्थान में कौन सी? उदयपुर। आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? कौन सा गाना आपको बड़ा पसंद है? फेवरेट सॉन्ग आपका कोई? सर मैं तो मोस्टली गोविंद देव जी के ही भजन सुनता हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। आपको नर्सिंग प्रोफेशन पर कोई मूवी बनानी है, उसका टाइटल क्या रखोगे आप? कोई पिक्चर बनानी हो आपको, धड़कन भी रख सकते हो आप। धड़कन तो आ चुकी है मूवी, धड़कन 2 बना दो आप। हमारे रिदम होता है सर। अरे वाह, क्या बात है, रिदम रखोगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर नाम है। अच्छा, क्या कोई हिडन टैलेंट है आपको लोगों को नहीं पता? इस पॉडकास्ट के जरिए बता दो। आप आपके घर वाले भी देख रहे होंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कोई छुपा के रखी है कला इनके पास है। कोई सा हिडन टैलेंट या कम लोग जानते हैं आपके इस टैलेंट के बारे में? कोई ऐसी हॉबी हो? सिंगिंग है, पोएट्री है, फोटोग्राफी का शौक है आपको? मेरा क्रिकेट का जरूर शौक है। हाँ, बट अब काफी टाइम से खेला नहीं खेला। कोई बात नहीं। अगर आपको टाइम ट्रेवल में पीछे जाने का मौका मिले, आपके यंगर सेल्फ को, जब आप स्टूडेंट थे, उसे एक मैसेज देने का मौका मिले, क्या मैसेज दोगे आप? समय, टाइम बहुत प्रीसियस है। तो जो टाइम पर जब अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है तो आप उस समय के अकॉर्डिंग उस अपॉर्चुनिटी को हासिल करने के लिए अपना 100% एफर्ट लगाएं। क्या बात है, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, अब हम आखिरी दौर में आ गए पॉडकास्ट के। आपके बारे में, आपके फ्यूचर विजन क्या है, उनको लेके आप क्या बताना चाहेंगे?
नर्सिंग सेक्टर में जुड़ा। नर्सिंग में भी सेवा का काम है और आगे आने वाले समय में मैं लोगों की सेवा ही करना चाहता हूँ। बस वो सेवा मेरी दूसरे रूप में मैं करना चाहता हूँ, जिससे कि इसमें फिर भी एक मेरी लिमिटेशंस थी कि मेरे पास एक दायरा था, उस दायरे से आगे जाकर के मैं नहीं कर पा रहा था। अब मेरा ये सोच है कि मैं आगे बढ़ कर के कुछ ऐसी भूमिका में आऊं जिससे कि मैं जो है लार्जली लोगों को जो है सेवा दे पाऊं, सेवा केयर दे कर पाऊं, पाऊं। उनकी केयर कर। क्या बात है। तो ये कौन सी भूमिका होगी, अभी तो खुलासा नहीं सर, किया है थोड़ा डॉक्टर साहब ने, खुलासा नहीं किया है। हिंट मुझे मिल गया है, आपको भी मिल गया होगा, और मिल गया तो बड़ी अच्छी बात है, हम दोनों सेम पेज पर हैं। तो डॉक्टर साहब, आखिरी में नर्सिंग फ्रेटर्निटी को क्या मैसेज होगा आपका? नर्सिंग फ्रेटर्निटी के लिए मेरा ये है कि नर्स को अभी देश और दुनिया में बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ लोग देखते हैं। जब से कोविड काल आया है, कोविड काल ने जीना सिखा दिया लोगों को, भागदौड़ भरी जिंदगी जीने का महत्व बता दिया। और उस जीने के महत्व के साथ में अगर उनको कोई चीज याद रही तो केवल नर्स, क्योंकि इस समय कोई उनके ना धन, ना दौलत, ना घर वाले, ना कोई रिलेटिव्स, ना कोई ब्लड रिलेशन, कोई काम नहीं आया। इसमें केवल एक नर्स उनके साथ रहे। तो मेरा ये कहना है कि जो लोगों का आपके ऊपर इतना बड़ा ट्रस्ट है, इस प्रोफेशन के ऊपर जो बड़ा ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट हर कीमत में वो बना रहे। हालांकि मैं ऑल ओवर वर्ल्ड की सब नर्सेज को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो अपने केयर तो हर कोई करता है, वो दूसरों के परिवार की, दूसरों की केयर करते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं। बहुत सही बात। पर हमें इसको मेंटेन रखना है, इसको और आगे अच्छे से लेके जाना है। क्या बात है। तो हमारे साथ थे डॉक्टर शशिकांत शर्मा साहब, जो कि रजिस्ट्रार रहे हुए हैं, फॉर्मर रजिस्ट्रार हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के, और इनकी पूरी यात्रा हमने समझी, इनका विजन जो है वो हमने जाना, और क्या मैसेज है जो इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है, जो स्ट्रगल इन्होंने फेस किया है, उसके सोल्यूशन भी निकाले बाद में। उस सारी यात्रा से मैं ये कह सकता हूँ सर कि बड़ा कमाल जो है आपने किया है इतनी कम उम्र में, और आप आगे भी, आपका भविष्य उज्जवल रहे। जो भी आप भूमिका अपने लिए डिसाइड कर रहे हैं, जो भी आपने सोचा है मन में, जो स्वप्न देखा है, प्रभु आपको सफलता तक पहुंचाए, यही मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।